हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में, और सेकंड लेक्चर में प्रथम विश्व युद्ध के घटनाक्रमों के बारे में 1914 से 1918 के बीच में क्या घटनाएं घटी उनके बारे में हमने सेकंड लेक्चर में जाना था। और आज के इस लेक्चर में हम जानने जा रहे हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ उसके बाद जो पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर एक शांति सम्मेलन बुलाया गया 18 जनवरी 1919 को। उसमें क्या शर्तें रखी गई, क्या संधियाँ हुई और उसमें कितने देशों को आमंत्रित किया गया, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और इस जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, इसमें लगभग 32 देशों को इनविटेशन दिया गया, आमंत्रित किया गया। और जो पराजित राष्ट्र थे, जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और जो तुर्की, इनको इनविटेशन इसमें नहीं दिया गया, आमंत्रित नहीं किया गया पेरिस शांति सम्मेलन में। और साथ ही साथ जो रूस को भी आमंत्रित नहीं किया गया। रूस को इसीलिए आमंत्रित नहीं किया गया कि 1917 में रूस में साम्यवादी सरकार बन गई थी, और जो पश्चिमी देश हैं वो साम्यवादी सरकार के, साम्यवाद के विरोधी हैं, इसीलिए रूस को भी इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। और इसमें 4 प्रमुख बड़े राष्ट्र, जो इटली, फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड, इनके जो सम्राट थे, इनके जो राज प्रमुख थे, उनका एक गुप्त कमेटी बनाई गई। उसी के द्वारा इस पेरिस शांति सम्मेलन को संचालित किया गया। उसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और इंग्लैंड के राष्ट्रपति लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसु और इटली के प्रधान हैं वो ऑरलैंडो थे। तो चलिए अब हम जानते हैं डिटेल से पेरिस शांति सम्मेलन में क्या घटनाएं घटी, उसमें कौन कौन से देश इन्वॉल्व हुए, क्या क्या संधियां हुई, उसके बारे में हम डिटेल से जानने जा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर स्थायी शांति की स्थापना हेतु पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। क्यों आयोजित किया? स्थायी शांति के लिए, कि भविष्य में ऐसा युद्ध न हो। इस सम्मेलन में 32 देशों को आमंत्रित किया गया। कितने? 32 देशों को आमंत्रित किया गया। वार्ता को गुप्त रखने के लिए 4 बड़े राष्ट्रों की परिषद का निर्माण किया गया, और इसमें जो भी वार्ताएं, शर्तें बन रही थी, उसको गुप्त रखने के लिए 4 बड़े राष्ट्रों की एक परिषद है, उसका निर्माण किया गया। और वो 4 बड़े राष्ट्र थे: अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसु तथा इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो, ये प्रमुख थे। और ये जो 4 राष्ट्र थे वो अपने अपने हितों को लेकर इसमें शामिल हुए थे। वहीं जो अमेरिका हैं, वो जो एशिया में बढ़ रही थी जापान की शक्ति, उसको कमज़ोर करने के लिए इसमें शामिल हुआ। और वहीं इंग्लैंड, फ्रांस, वो जर्मनी को पंगु बनाना चाहते थे आर्थिक दृष्टि से हर क्षेत्र में, इसीलिए इसमें शामिल हुए। इस परिषद के सदस्यों में सभी अपनी अपनी विचारधारा, आदर्शों तथा स्वार्थों की दृष्टि से अलग अलग विचार तथा प्रभाव रखते थे। विल्सन एक आदर्शवादी था, लेकिन ये भी वो था कि जो एशिया में जो जापान उभर रहा था उसको वो दबाना चाहता था। कौन? अमेरिका, जिसकी दृष्टि मुख्यतः पूर्ण न्याय, लोकतंत्र व राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांतों तथा राष्ट्र संघ की प्रतिबद्धता पर थी। किसकी? अमेरिका की, विल्सन की। जबकि क्लेमेंसु आदर्शवाद से घृणा करता था, इसके विपरीत था। क्लेमेंसु है जो फ्रांस है, वो अमेरिका से विपरीत था। अमेरिका क्या चाहता था? न्याय चाहता था, लोकतंत्र चाहता था। लेकिन जो फ्रांस है वो इससे परे था, अलग था। फ्रांस क्या चाहता था? उसके मन में जर्मनी से बदला लेने की उत्कृष्ट अभिलाषा थी। किसके? फ्रांस के मन में, क्योंकि जर्मनी ने उसके प्रदेश लिए थे, अल्सेस लॉरेंस। वह जर्मनी को इतना करना चाहता था कि जर्मनी के लिए फ्रांस पर आक्रमण करना संभव न हो सके। फ्रांस चाहता था कि जर्मनी को इतना कुशल दिया जाए सभी क्षेत्रों में, ताकि वह भविष्य में फ्रांस पर कभी आक्रमण न कर सके। तो इस सम्मेलन में जो विल्सन है वो आदर्शवादी था,
लेकिन उसके कुछ स्वार्थ भी थे। उसके स्वार्थ थे कि जो जापान है उसको किसी भी तरह से जो प्रोग्रेस है उसको रोकना, और फिर भी वो आदर्शवादी था, वह लोकतंत्र चाहता था, न्याय चाहता था। लेकिन जो फ्रांस है वो जर्मनी से बदला लेना चाहता था और जर्मनी को ऐसा बनाना चाहता था कि वो भविष्य में कभी फ्रांस पर आक्रमण न कर सके। लॉर्ड जॉर्ज विल्सन के 14 सूत्रों में से कुछ को मानने के लिए तैयार था। लॉर्ड जॉर्ज कौन था? जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। वो जो वुड्रो विल्सन है उसने 14 सूत्रीय मांगे इस सम्मेलन में प्रस्तुत की थी। उसमें से कुछ मांगों को ये मानने को तैयार था। कौन? लॉर्ड जॉर्ज, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। अगर आप जानना चाहे कि जो वुड्रो विल्सन है उसकी 14 सूत्रीय मांगे कौन कौन सी हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अभी आपको बता देता हूँ 14 सूत्रीय मांगे लॉर्ड जॉर्ज वुड्रो विल्सन की। वुड्रो विल्सन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उसने इस सम्मेलन में 14 सूत्रीय मांगे पेश की। वो ये हैं। उसमें से पहली मांग थी गुप्त संधियों को समाप्त किया जाए। क्या गुप्त संधियां हो रही थी जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले, उसको समाप्त किया जाए। दूसरी थी शांति तथा युद्ध दोनों के समय में समुद्र तट सबके लिए स्वतंत्र रहे और वे सबके लिए खुले रहे। शांति हो या युद्ध काल, कोई भी भले काल कौन सा हो, कोई ना हो, लेकिन जो समुद्र हैं उस पर सभी का अधिकार, चाहे शांति काल हो युद्ध काल हो, उसमें सबका अधिकार समान है समुद्र पर, और समुद्र स्वतंत्र हैं, किसी एक देश का आधिपत्य नहीं है समुद्र पर। यह उसकी दूसरी मांग थी वुड्रो विल्सन की 14 में से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में उपस्थित बाधाएं हटा दी जाए, यह तीसरी मांग थी वुड्रो विल्सन की। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, जिसने पेरिस शांति सम्मेलन में 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की थी, उसमें से ये तीसरी मांग थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको हटा दी जाए इंटरनेशनल व्यापार में। और शस्त्रास्त्रों में कमी, निशस्त्रीकरण, ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र बन रहे हैं उसमें कमी की जाए। ये उसकी 4थी मांग थी, किसकी? वुड्रो विल्सन की। और 5वीं मांग थी अधीन लोगों के हित का समुचित ध्यान रखते हुए औपनिवेशिक दावों का निष्पक्ष निर्णय। और जो उपनिवेश बनाए गए हैं वहाँ के लोगों का ख्याल रखा जाए, ऐसे नहीं कि उनको प्रताड़ित किया जाए। और जो अभी जैसे कि जर्मनी के उपनिवेश हैं, इटली के उपनिवेश हैं, और भी जो हारे हुए देश हैं उनके उपनिवेश हैं, उनको हैं वो दावों का निष्पक्ष निर्णय हो, कोई भी प्रकार से किसी भी प्रकार से पक्ष विपक्ष न लाए बीच में, निष्पक्ष निर्णय हो। और 6ठा था केंद्रीय राष्ट्र रूस की भूमि छोड़ दे और रूस को विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करे। जो मित्र राष्ट्रों ने रूस की भूमि छीनी थी वह छोड़ दे मित्र राष्ट्र, और रूस को स्वतंत्र कर दे उसके कार्यों में, विकास में। जर्मनी बेल्जियम को खाली कर दे और अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच जाए। जर्मनी है वो बेल्जियम को अलग कर दे और स्वतंत्र कर दे और खुला छोड़ दे उसके विकास में। ये उसकी 7वीं मांग थी। इसी प्रकार 8वीं मांग है फ्रांस के जो प्रदेश हैं वो जर्मनी ने लिए थे, अल्सास लॉरेंस, वो उसको लौटा दिए जाए। ये उसकी 8वीं मांग थी। और 9वीं थी राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर इटली की सीमाओं का संशोधन किया जाए। और 10वीं है ऑस्ट्रिया के लोगों को स्वायत्त शासन का अधिकार प्राप्त हो। और 11वीं है सर्बिया, मोंटेनिग्रो तथा रोमानिया को पूर्व स्थिति में छोड़ दे और सर्बिया को समुद्र तट पर निवास स्थान प्राप्त हो। ये जो बाल्कन प्रदेश के जो क्षेत्र हैं इनको स्वतंत्र कर दिया जाए और समुद्र तट पर निवास स्थान है उसको प्राप्त हो जाए। ये उसकी 11वीं मांग थी वुड्रो विल्सन की। और तुर्की प्रदेशों की संप्रभुता सुरक्षित रहे, ये 12वीं मांग थी वुड्रो विल्सन की। 13वीं है स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण हो, उसे समुद्र तक पहुंचने की सुविधा दी जाए। पोलैंड को स्वतंत्र कर दिया जाए और समुद्र तक पहुंचने की उसकी सुविधा दी जाए। और 14वीं है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। ये उसकी 14 मांगे थी वुड्रो विल्सन की, जो पेरिस शांति सम्मेलन में
पेश की थी। किसने? वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति। उसने पेरिस शांति सम्मेलन में इन 14 सूत्रीय मांगों को पेश किया। तो चलिए अब हमारे वापस टॉपिक पर चलते हैं। तो ये जो 14 सूत्रीय मांगे थी उसमें से कुछ मांगों को लॉर्ड जॉर्ज, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वीकार कर ली। परंतु वह ये भी नहीं चाहता था कि फ्रांस को इतना शक्तिशाली बना दिया जाए कि यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाए। वह ये भी नहीं चाहता था कि फ्रांस को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। कौन? इंग्लैंड। वह जर्मनी की नाविक शक्ति को भी कम करना चाहता था इंग्लैंड, तथा ब्रिटेन के लिए लूट के माल में अधिकाधिक हिस्सा भी प्राप्त करना चाहता था। चलिए, पेरिस शांति सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों को विजेताओं की प्रतिशोध की भावना से नहीं बचाया जा सका, क्योंकि जो विजेता थे वो पराजितों को बहुत ही पंगु बनाया। ऐसी संधियां की उनके साथ कि द्वितीय विश्व युद्ध होना अनिवार्य हो गया। इस शांति सम्मेलन में भारत के देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था, और भारत के जो देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत से जो गए थे वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। वो पेरिस शांति सम्मेलन में गए थे भारत की ओर से देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने। बीकानेर के राजा कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। उन्होंने भाग लिया था कहाँ पर? पेरिस में। शांति के नाम पर इस सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों के साथ अनेक संधियां की गई, यानी प्रमुख 5 संधियां की गई। अब हम बारी बारी से उन संधियों को जानते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संधियां हैं। पहली संधि है ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ संधि, और उस संधि का नाम है सेंट जर्मन की संधि। सेंट जर्मन नामक स्थान पर यह संधि हुई थी, इसीलिए इसे सेंट जर्मन की संधि भी कहते हैं। तो सेंट जर्मन की संधि है वो ऑस्ट्रिया के साथ हुई। तो इस संधि में क्या हुआ? पहले ऑस्ट्रिया हंगरी हुआ करता था। तो इस संधि के तहत जो ऑस्ट्रिया हंगरी है उसको टुकड़ों में विभाजित किया गया। जो ऑस्ट्रिया हंगरी था वो दोनों को अलग कर दिया, ऑस्ट्रिया को अलग कर दिया और हंगरी को अलग कर दिया, यानी 2 देशों का निर्माण कर दिया। पहले ऑस्ट्रिया हंगरी एक देश था। उसके बाद में जो सेंट जर्मन की संधि हुई उसके अनुसार इन ऑस्ट्रिया का 2 विभाजन कर दिया, एक ऑस्ट्रिया दूसरा हंगरी, सेंट जर्मन की संधि के तहत। और ये संधि हुई थी 10 सितंबर 1919 को। ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि की गई। इसके द्वारा इटली को ऑस्ट्रिया से दक्षिणी टिरोल, ट्रेंटिनो, इस्ट्रिया एवं डालमेशिया के तटवर्ती कुछ द्वीप प्राप्त हुए। ये हैं वो इटली को प्राप्त हुए। ट्रेंटिनो, इस्ट्रिया, डालमेशिया, ये हैं जो द्वीप समूह है वो इटली को प्राप्त हुआ। और तो यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, इन देशों का निर्माण हुआ। कैसे? जैसे कि ये ऑस्ट्रिया है, इसके अब 2 टुकड़े कर दिए, ये हंगरी और ये ऑस्ट्रिया। इसमें से जो ये स्थान थे तो इनके भी टुकड़े कर दिए और अलग देश का निर्माण कर दिया। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, इन देशों का निर्माण कर दिया। अनेक नवोदित राष्ट्रों का निर्माण किया। इस प्रकार ये संधि है वो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ में अपमानजनक संधि की गई, सेंट जर्मन की संधि। इसके तहत हैं वो सेंट जर्मन की संधि हुई 10 सितंबर 1919 को। इसके साथ जो ऑस्ट्रिया हंगरी थे उसके 2 टुकड़े किए गए, एक ऑस्ट्रिया दूसरा हंगरी, और साथ ही अनेक देशों में बांट दिया गया। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया आदि देश हैं वो बना दिए गए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी संधि है और महत्वपूर्ण है हंगरी के साथ, क्योंकि अब 2 देश अलग अलग हो गए। पहले में तो क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया के साथ जो सेंट जर्मन की संधि हुई थी वो ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी। उसमें क्या हुआ था, हंगरी को अलग कर दिया था, और अब हंगरी के साथ है संधि हो रही है, ट्रियानो संधि, और ये हुई थी 4 जून 1920 को। ट्रियानो संधि, हंगरी ने गैर मेम्यार लोगों से अपना अधिकार छोड़ दिया। हंगरी की सेना घटाकर 35,000 कर दी तथा उसकी 9 सेना है वो भंग कर दी। किसकी? हंगरी के साथ संधि हुई 4 जून 1920 को। उसके तहत उसकी जो सेना है वो 35,000 सीमित कर दी गई और उसकी 9 सेना है वो समाप्त कर दी गई। ट्रियानो की संधि हुई हंगरी के साथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं।
वैसे आपको इतने डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आपको केवल डेट याद रखनी है और थोड़े थोड़े बहुत क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में याद रखना है। जैसे कि सेंट जर्मन की संधि किसके मध्य हुई, तो सेंट जर्मन की संधि है वो ऑस्ट्रिया और मित्र राष्ट्रों के मध्य हुई और वो हुई 10 सितंबर 1919 को। और वहीं हंगरी के साथ कौन सी संधि हुई, तो वो हुई थी ट्रियानो की संधि, वो हुई थी 4 जून 1920 को। और इसके अनुसार जो हंगरी था वह 35,000 से अधिक सैनिक नहीं रख सकता था और उसकी नौसेनाएं वो समाप्त कर दी गई। चलिए, और तीसरी महत्वपूर्ण है बुल्गारिया के साथ संधि, न्यूली की संधि कर दी गई। ये कब हुई, 27 नवंबर 1919 को बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई। बुल्गारिया को प्रथम विश्व युद्ध तथा बाल्कन युद्धों में जीते हुए सारे प्रदेश लौटाने पड़े और इसने जो भी प्रथम विश्व युद्ध और उससे पहले जो बाल्कन युद्ध हुए थे उसमें जो प्रदेश जीते थे वो वापस मित्र राष्ट्रों को लौटाने पड़े। उसकी सैनिक संख्या है वो घटाकर कितनी कर दी, 33,000 कर दी। किसकी, बुल्गारिया की। बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि हुई। न्यूली की संधि के तहत जो उसने प्रथम विश्व युद्ध और बाल्कन युद्धों में जो प्रदेश जीते थे वो वापस मित्र राष्ट्रों को दे दिया गया और उसकी जो सेना थी वो 33,000 कर दी गई और उसे $5 लाख की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़ी। कितनी, $5 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में। ये बुल्गारिया के साथ संधि हुई थी। कब हुई थी, 27 नवंबर 1919 को। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसका जो एक पश्चिमी क्षेत्र था जो उसे एजियन सागर से जोड़ता था वह भी मित्र राष्ट्रों ने उन पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट जानते हैं तुर्की के साथ संधि। इसे सेब्रे की संधि भी कहते हैं या सीवर्स की संधि भी कहते हैं। इसे सेब्रे की संधि भी कहते हैं, सीवर्स की संधि भी कहते हैं और सेवर्स की संधि भी कहते हैं। तो अगर सीवर्स की संधि आए तो भी यही लिखना है कि तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों और तुर्की के साथ ये संधि हुई थी 10 अगस्त 1920 को। और इस संधि में क्या हुआ, जिसके अनुसार डोडेकनीज द्वीप समूह रोड्स के प्रदेश इटली को दिए गए। डोर्डेनल्स के डल मरुमध्य को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित कर दिया और डोर्डेनल्स के जलमर्डल मरुमध्य को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है वो घोषित कर दिया। तुर्की की सैनिक संख्या है वो 50,000 सीमित कर दी गई। किंतु तुर्की में तृण आंदोलन के कारण सेब्रे की संधि के स्थान पर लुसान की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार बहुत सा खोया हुआ भूभाग उसे वापस प्राप्त हो गया। उसमें तरुण आंदोलन चल रहा था तुर्क में, उसके कारण वापस है 1923 में लुसान की संधि हुई। उसके अनुसार जो तुर्की को है वो बहुत सारा प्रदेश हैं वो वापस प्राप्त हो गया, खोया हुआ भूभाग है वो वापस आ गया। और जो संधि हुई थी तुर्की के साथ सेब्रे और सीवर्स की संधि, उसके अनुसार उसकी सैनिक संख्या 50,000 निश्चित कर दी गई और तरुण तुर्क आंदोलन के कारण 1923 में लुसान की संधि हुई। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है कि लुसान की संधि किसके मध्य हुई और कब हुई। 1923 में हुई लुसान की संधि। उसके अनुसार है वो उसके बहुत सारे जो खोए हुए प्रदेश हैं वो उसको वापस मिल गए। किसको, तुर्की को। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि हैं, वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई थी। ये महत्वपूर्ण संधि है वर्साई की संधि जो कि 28 जून 1919 को होती है। वर्साई की संधि पेरिस शांति सम्मेलन में अनेक संधियां हुई, किंतु इन सभी संधियों में जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि महत्वपूर्ण थी। 28 जून 1919 को इस अपमानजनक संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि के अनुसार जर्मनी को अल्सेस तथा लॉरेन प्रांत फ्रांस को देने पड़े। जो उसने लिए थे फ्रांस के प्रदेश अल्सेस तथा लॉरेंस हैं वो वापस लौटाने पड़े। किसको, फ्रांस को, इस संधि के तहत, वर्साई की संधि के तहत। और इतना ही नहीं, जो उसके महत्वपूर्ण प्रदेश था सार घाटी थी उसको दोन के लिए फ्रांस को दे दिया गया। सार घाटी थी वो भी फ्रांस को देनी पड़ी 15 वर्षों के लिए दोन करने के लिए। किंतु सार प्रदेश पर राष्ट्र संघ का स्थापित किया गया। जर्मन अधिकृत स्लेस्विंग में जनमत संग्रह करवाया गया जिसके आधार पर उत्तरी स्लेस्विंग डेनमार्क को दिया गया और जो जर्मन पर अधिकार था जिसका स्लेस्विंग का जो स्लेस्विंग है उस पर जर्मनी का अधिकार था
वहाँ पर है एक जनमत संग्रह करवाया गया, जिसके आधार पर उत्तरी स्लेस्विंग है वो डेनमार्क को दिया गया। और इस संधि में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के पोल क्षेत्रों को लेकर स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण किया गया। जर्मनी 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 को डैनजिंग का बंदरगाह राष्ट्र संघ के संरक्षण में छोड़ना पड़ा। और डैनजिंग बंदरगाह है वो राष्ट्र संघ के संरक्षण में छोड़ना पड़ा किसको? जर्मनी को। जर्मनी को समुद्र के पार अपने विस्तृत उपनिवेशों पर सारे अधिकार मित्र राष्ट्रों को देने पड़े। राष्ट्र संघ द्वारा उसके उपनिवेशों को मैंडेट पद्धति के अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका आदि में बांट दिया गया। मैंडेट पद्धति के अनुसार राष्ट्र संघ द्वारा जो उसके जो जर्मनी के उपनिवेश थे वो इन सब में बांट दिया गया। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका, इसमें बांट दिया गया। वर्साई की संधि, एक मिनट। वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी को सैनिक रूप से भी पंगु बना दिया गया ताकि भविष्य में यूरोप की शांति भंग न हो सके। जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई। जो अनिवार्य सैनिक सेवा थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। जर्मनी की स्थल सेना अधिकारियों सहित 1 लाख निश्चित कर दी गई। और जो स्थल सेना है, थल सेना है, उसको निश्चित कर दिया गया 1 लाख से अधिक आप जो थल सेना है वो नहीं रख सकते। वर्साई की संधि में ये निर्णय लिया गया। राइन नदी के पूर्वी तट पर किलेबंदी करने से मना कर दिया गया। और राइन नदी है वहाँ पर जर्मनी का अधिकार था, लेकिन अब इस वर्साई की संधि के बाद में वहाँ पर जो जर्मनी है वो कोई भी कदम न उठा सके। उसे वायुसेना रखने का भी निषेध कर दिया गया। उसकी नौसैनिक शक्ति को भी समाप्त कर दिया गया। इन सब व्यवस्थाओं के अतिरिक्त 5 अरब डॉलर की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में मई 1921 तक देने को मजबूर किया गया। 5 अरब डॉलर की राशि मई 1921 तक देने के लिए वो मजबूर करवाया गया। किसको? जर्मनी को। जर्मनी को युद्ध का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ा मजबूरन। पेरिस शांति सम्मेलन के संबंध में निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि यदि वार्ता के समय जर्मनी को भी सम्मिलित कर लिया जाता तो वर्साई की संधि इतनी कठोर तथा अपमानजनक सिद्ध नहीं होती। जर्मनी के आर्थिक स्रोतों पर अधिकार करने के बाद भी उसे क्षतिपूर्ति की राशि चुकाने के लिए बाध्य किया गया, जो अनुचित था। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जर्मनी ने युद्ध का समर्थन किया, अतः यह जरूर हो जाता है कि जो राष्ट्र अकारण ही आक्रांता बन जाता है उसे यही शिक्षा मिलनी चाहिए और पड़ोसियों पर हमला करने वालों के भाग्य पर ऐसी मोहर लगनी चाहिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो वर्साई की संधि है वो बहुत ही अपमानजनक संधि थी जर्मनी के साथ, क्योंकि इसको हर क्षेत्र में पंगु बना दिया गया। वो 1 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकता। उसके जो सार्क प्रदेश हैं वो भी फ्रांस को दे दिया गया। राइन लंडी पर जो क्षेत्र था वो भी उसको दे दिया गया मित्र राष्ट्रों को। तो अब क्या करेगा? ये मुख्य रूप से वर्साई की संधि है वो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण थी। फ्रेडरिक येल्चुमा एक विद्वान हुए, उन्होंने ये कहा था कि जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ वह शांति के नाम पर होकर ये शांति के नाम पर हुआ, लेकिन इसमें बीजारोपण हुआ किसका? द्वितीय विश्व युद्ध का। ये फ्रेडरिक येल्चुमा ने कहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।